को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और उत्तर प्रदेश बीएड एग्रीकल्चर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं सब PCS लेवल से लेके या वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उससे इकट्ठा करके बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है केंद्रीय संस्थान शीतोष्ण बागवानी कहाँ स्थित है, यानी केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर स्थित है। शिमला के अंदर, श्रीनगर में, नैनीताल में या चौबटिया में। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि श्रीनगर के अंदर। तो श्रीनगर यानी कि पूछ रहा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर पूछता सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तब ये हो जाता उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ के अंदर। अगर पूछता सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये अनुसंधान आपका शिमला के अंदर यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर पूछता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च टेम्परेट फ्रूट, तब हो जाता सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर पूछता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च यानी कि ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये बेंगलोर के अंदर कर्नाटक में अंदर स्थित है। अगर पूछता नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज यानी कि कोल्ड वाटर फिशरीज नेशनल की, तो हो जाता नैनीताल यानी कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी बताए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्जामों में, हर कोई भी एग्जाम एग्रीकल्चर का दे रहे हैं तो उसके अंदर पूछता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है सहारनपुर प्रभात, ठीक है। सहारनपुर प्रभात एक किसकी किस्म है? आड़ू की किस्म है। और ये द्रुत शीतन की कितनी आवश्यकता होती है, यानी कि चीलिंग रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कितनी आवश्यकता होती है आड़ू की जो किस्म है सहारनपुर प्रभात को। 1500 घंटे, 1000 घंटे, 500 घंटे और 100 घंटे। इसमें से आंसर जो होगा आपका यानी कि सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सहारनपुर प्रभात किस्म है आड़ू की, इसको जो है चीलिंग रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? 500 घंटे। अगर आड़ू की और भी कुछ प्रजातियां जैसे सहारनपुर प्रभात के लिए 500 घंटे की आवश्यकता होती है। उसके बाद अनाब पंजाब है किस्म, ठीक है। अनाब शान पंजाब, इसके लिए 300 घंटे की आवश्यकता होती है। कितने? 300 घंटे की आवश्यकता होती है। अगर सनरेड की बात करें, आड़ू की एक और किस्म है जिसका नाम है सनरेड, ठीक है, सनरेड के नाम से जाना जाता है। इसको भी 300 घंटे की आवश्यकता होती है। एक होती है काफ़ी फेमस किस्म है जिसका नाम है एल्बर्ट। क्या नाम है? एल्बर्ट। इस किस्म को 850 घंटे की आवश्यकता होती है, ठीक है। चीलिंग रिक्वायरमेंट कितना चाहिए? 850 घंटे की आवश्यकता होती है। एक है बोनीविटा, ठीक है, एक किस्म है जिसका नाम है बोनीविटा। इस किस्म को 500 घंटे चीलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। ये सभी किस्में आप याद रखेंगे कौन कौन सी? बोनीविटा, सनगोल्ड के लिए 550 की आवश्यकता होती है। फ्लोरिडा रेड, सनरेड, अनाब पंजाब, सहारनपुर प्रभात। कभी कभी चीलिंग रिक्वायरमेंट ना पूछकर ये पूछ लेता है कि अनाब पंजाब, सनरेड, फ्लोरिडा रेड, एल्बर्ट, सनगोल्ड, बोनीटा, ये सब किसकी प्रजाति हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि ये जितनी भी किस्में हैं सब किसकी किस्में हैं, यानी कि आड़ू की किस्में हैं। आड़ू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीच कहते हैं। पीच कहा जाता है आड़ू को, ठीक है। कभी कभी पीच दे देगा, आड़ू ना लेके पीच दे देगा, तो पीच मतलब होता है आड़ू। चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है अर्का मेघना किस सब्जी की प्रजाति है, ठीक है। अर्का मेघना किस सब्जी की प्रजाति है आपको बताना है।
ये मिर्च की है, टमाटर की है, शिमला मिर्च की है, बैगन की है। तो ये जो प्रजाति है अर्का मेघना, यानी कि ये मिर्च की एक प्रजाति है। किसकी है भाई? मिर्च की प्रजाति है। ये जो किस्म है क्यों पूछा गया? क्योंकि ये किस्म कैसी है? हाइब्रिड किस्म है। ठीक है, अर्का मेघना कैसी किस्म है? एक प्रकार की हाइब्रिड किस्म है। और इसके जो पौधे होते हैं ये कितने बड़े होते हैं? 81.3 सेंटीमीटर पौधे लंबे होते हैं। और इसकी क्या खासियत है? यानी कि फल जो है कितने सेंटीमीटर? फल इसके 10.6 सेंटीमीटर क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ये भी खासियत याद रखेंगे। यानी कि अगर मोटाई की बात करें फल की तो 1.2 सेंटीमीटर ये व्यास के होते हैं। क्या होते हैं? व्यास के होते हैं। यानी कि 1.2 सेंटीमीटर व्यास की यानी कि मोटाई होती है। और पौधे की लंबाई 81.3 सेंटीमीटर होती है। फल लंबे होते हैं 10.6 सेंटीमीटर। एक और इसकी खासियत होती है, अर्का मेघना जो है मिर्च की वैरायटी है, इसकी खासियत ये होती है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू और वायरस के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किसके प्रति? वायरस के प्रति और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के प्रति क्या है? प्रतिरोधी किस्म है। ये याद रखेंगे इसके बारे में, अर्का मेघना के बारे में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड की उपयोग दर बताना है। कि मैलिक हाइड्राजाइड का कितना छिड़काव करना है? 50 से लेके 100 ppm, 150 से लेके 200 ppm, 250 से लेके 300 ppm, यानी कि 300 से 400 ppm। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि 50 से लेके 100 ppm का छिड़काव करते हैं इसमें फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये एक प्रकार का हार्मोन है मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, 50 से लेकर 100 ppm की दर से छिड़काव करते हैं। छिड़काव करना कब है? यानी कि जब हमारे टिंडे की 2 से लेके 4 पत्तियां, ठीक है, कितनी? 2 से लेके 4 पत्तियां जब आ जाएं तो उस स्थिति में यमएच का छिड़काव कर देंगे। किसका? यमएच का छिड़काव करते हैं। जब 2 से लेके 4 पत्तियां आ जाती हैं तब 50 से 100 ppm की दर से इस पे स्प्रे करेंगे ताकि मादा फूलों की संख्या यानी कि फीमेल फ्लावरों की संख्या बढ़ सके। इसके अलावा टिंडा के अलावा हम इसका प्रयोग लौकी पर भी करते हैं। लौकी पर अधिकतर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी नर फ्लावर अधिक मात्रा में लगते हैं और फीमेल फ्लावर कम लगते हैं, जिसके कारण क्या है? उत्पादन दर घट जाता है। तो उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए हम एमएच हार्मोन का प्रयोग यानी कि हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। चलिए सूची को मिलाना है। सूची 1 से सूची 2 को दोनों को मिलान करना है। एक सूची 1 में है फैमिली, दूसरे में है फसल, यानी कि इसमें से बताना है कौन सी फैमिली की कौन सी फसल है। U4BAC जो है ये है 3 नंबर से, यानी कि कसावा। इसका सही आंसर होता है कसावा। आप इसमें देख रहे हैं, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। अम्बेलीफेरी ये सैलरी फसल का है। कंपोजिटी सलाद से है। और बेबी कॉर्न जानते ही हैं आप लोग कि ये मक्के का है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा 3, 4, 1, 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, यानी कि भारत में टपकाव सिंचाई का आगमन कहाँ से हुआ? आपको बताना है जापान से, अमेरिका से, चीन से या इजराइल से। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल से। ठीक है, भारत में टपकाव सिंचाई का आगमन कहाँ से हुआ? इजराइल से। इसको बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, टपकदार सिंचाई भी कहते हैं। इस विधि में पानी बहुत ही आर्थिक रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें गहरी टपकन और कम सतह वाष्पीकरण की वजह से जल की बहुत कम हानि होती है। इस विधि में वे फसलें काम में ली जाती हैं जो अधिक मूल्यवान वाली फसलें होती हैं, जैसे
नारियल, ठीक है, जैसे नारियल हो जाएगा, और अंगूर हो जाएगा, केला हो जाएगा, नींबू वर्गीय जितनी भी फसलें आती हैं इसमें टपकाव यानी कि ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितनी भी सतही सिंचाई होती है उसकी तुलना में 50 से लेके 70% तक हमारे पानी को बचाता है ये, ठीक है। इसके द्वारा उर्वरक और रासायनिक तत्वों का भी साथ में देकर बूंद बूंद सिंचाई द्वारा प्लांट के पास पहुंचाया जा सकता है आसानी से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है सही सुमेलित युग्म है, यानी इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। एक में फसल दिया है, एक में तृणनाशी यानी कि खरपतवार नाशी का नाम दिया गया है। तो मक्का के लिए आइसोप्रोटोन का प्रयोग करते हैं, मूंगफली के लिए ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं, गन्ना के लिए अल्ट्राजीन का प्रयोग करते हैं, अरहर के लिए सीमाजीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से बताना कौन सा आंसर एकदम सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, ठीक है, सी वाला। गन्ने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्ट्राजीन का, ठीक है। अगर मक्के की बात करें तो मक्का की फसल के लिए थायोडान हो गया, फ्यूराडान, बीएससी, एल्ड्रीन, धूल, मेटासिस्टेक्स, ये इतने जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग मक्के के अंदर किया जाता है। अब बता दें मूंगफली के अंदर कौन कौन से खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं। मूंगफली के अंदर पैराथियान, थायोडान, मेटासिस्टॉक्स, डाइथेन, अल्ट्राजीन, सेंकार, एग्रोसान, टेफापान और सीमेजीन, इतने जो दवाइयां हैं खरपतवार नाशी, इनका प्रयोग किसमें करते हैं? मूंगफली के अंदर प्रयोग करते हैं। अब गन्ने के अंदर जिसका प्रयोग करते हैं अल्ट्राजीन का प्रयोग किया जाता है, एल्ड्रीन, धूल का प्रयोग करते हैं। एल्ड्रीन का नहीं प्रयोग करते, इसमें अल्ट्राजीन और सीमेजीन दोनों का प्रयोग किसमें करते हैं? गन्ने के अंदर किया जाता है। और अरहर के अंदर डीडीटी और मेलाथियान और थायोडान, इन सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन बातों को याद रखेंगे आप। जो इसमें से सही हो जाएगा आपका गन्ना, गन्ने के लिए अल्ट्राजीन का प्रयोग करते हैं। सीमाजीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अरहर में ये सीमेजीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड के प्रयोग दर बताना है। किसका? एसिटिक एसिड का, यानी कि 1 से 2%, 2.5 से 3%, 3.5 से 4%, 4.5 से लेके 5%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि 4.5 से लेके 5% तक प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फलों की रानी कही जाती है? इसमें से बताना है कौन सा ऐसा फल है जिसको फलों की रानी के नाम से जाना जाता है। आम है, केला है, मैंगोस्टीन है, एवोकाडो है, ठीक है। इसमें से बताना है आपको। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, फलों की रानी मैंगोस्टीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? मैंगोस्टीन को कहा जाता है फलों की रानी। अगर पूछता फलों का राजा, तो फलों का राजा राष्ट्रीय फल जिसको कह सकते हैं आम, बथरूम फल भी कहा जाता है, ठीक है, वो हमारा होता है फलों का राजा। कभी कभी फलों की रानी मैंगोस्टीन ना देके यहाँ पर लीची दे देता है। क्या देता है भाई? लीची देता है। तो अगर मैंगोस्टीन नहीं रहेगा तो यहाँ पर लीची रहेगा। तो आप लीची को याद कर लीजिए, ये भी फलों की रानी होती है अथवा करके। उसके बाद बात करें स्वर्ग का पेड़। स्वर्ग का पेड़ भी पूछ लेता है कभी कभी कि स्वर्ग का पेड़ किसे कहते हैं। तो केले को स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है, या एडम फिंग भी कहा जाता है। एडम फिंग या केला को क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। कभी कभी पूछता है एग्जामों में कि उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं। तो उष्ण जलवायु का जो सेब होता है वो किसको कहते हैं? अमरूद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमरूद को कहा जाता है उष्ण जलवायु का सेब। शुष्क फलों का राजा कौन होता है? शुष्क फलों का राजा बेर होता है। क्या होता है भाई? शुष्क फलों का राजा बेर हो जाएगा। शीतोष्ण फलों का राजा कौन हो जाएगा? शीतोष्ण फलों का राजा सेब हो जाएगा। इंडियन ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जामुन को जाना जाता है,
यानी कि जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी कहा जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें बताए हैं ये एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ामों में इससे एक या दो क्वेश्चन इससे संबंधित बनते ही बनते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन की मात्रा को पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फल है आपको बताना है जिसके अंदर आयरन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आम में तो पाई नहीं जाएगी, क्योंकि आम के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में, खजूर के अंदर भी मिलता है आयरन, और करौंदा है, सेब है। इसमें से बताना है तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो करौंदा के अंदर पाई जाती है आयरन की मात्रा। तो करौंदे के अंदर कितनी मात्रा पाई जाती है ये भी आपको याद होना चाहिए कि 39.1% जो है ये करौंदे के अंदर क्या पाई जाती है, आयरन की मात्रा, यानी कि लोहे की तत्व की मात्रा पाई जाती है। खजूर में भी याद रखेंगे, खजूर के अंदर 10.6% आपको याद रखना है, यानी कि करौंदे के अंदर आयरन अधिक होता है, खजूर के अंदर पाया जाता है लेकिन 10.6, यानी कि करौंदे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम पाया जाता है। नींबू के अंदर भी आयरन होता है लेकिन कितना होता है, 2.2 नींबू के अंदर होता है। सेब के अंदर आयरन होता है, सेब के अंदर याद रखेंगे 1.0% आयरन होता है। आंवला की बात करें तो आंवले के अंदर भी आयरन होता है, कितना होता है, 1.2% आंवले के अंदर होता है। अमरूद की बात करें तो इसमें आंवला की तुलना में थोड़ा अमरूद के अंदर ज़्यादा आयरन पाया जाता है, यानी कि 1.4% आयरन अमरूद के अंदर पाया जाता है। इतनी बातों को आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा वालों को सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, जैसे करौंदे के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, यानी निम्नलिखित में से कौन सी किस्म है प्याज की जो सफ़ेद किस्म होती है। इसमें से बताना है प्याज की कौन सी ऐसी किस्म है जो सफ़ेद रंग की होती है। पूसा रत्नार, अर्का बिंदु, उदयपुर 102, अर्का कल्याण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का हुआ, टीए का हुआ, उसमें बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, यानी कि उदयपुर 102। ये जो किस्म है ये सफ़ेद रंग की सफ़ेद रंग की जो प्याज होती है, ठीक है, उदय 102। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता 101, उदयपुर 101, वो लाल रंग की प्याज होती है, ठीक है। लेकिन उदयपुर 102 यह जो है सफ़ेद रंग की किस्म होती है, लेकिन यह रबी मौसम में उगाई जाती है। कौन से मौसम में उगाई जाती है, ये रबी मौसम में उगाई जाती है। कौन सी, उदयपुर 102। बात करें इसकी पैदावार की, तो इसकी पैदावार जो होती है 300 से लेके 350 क्विंटल, ठीक है, क्विंटल इसकी पैदावार होती है। किसकी, उदयपुर 102 की। और यह कितने दिन में परिपक्व हो जाती है खेत के अंदर, 120 दिन में परिपक्व हो जाती है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखेंगे, 120 दिन में तैयार हो जाती है, 350 क्विंटल इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। रबी सीजन की ये जो किस्म है, ठीक है, ये सब बातें हैं। अर्का बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, अर्का बिंदु इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये जो है गुलाबी रंग की किस्म है, ठीक है। अगर पूछता प्याज की जो गुलाबी रंग की किस्म कौन सी है, तो अर्का बिंदु जो है ये गुलाबी रंग की किस्म है, ठीक है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित फलों में से किसका भ्रूणपोष खाया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फल है जिसका भ्रूणपोष खाया जाता है, यानी कि एम्ब्रियो खाया जाता है। तो बात करते हैं लीची का, अनानास, बेल और नारियल, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि नारियल, कोकोनट। कोकोनट का जो भ्रूणपोष ही खाया जाता है, ठीक है। भ्रूणपोष किसका खाया जाता है, भ्रूणपोष खाया जाता है इसका नारियल का खाया जाता है। तो अगर भ्रूणपोष ना देकर इसको एंडोस्पर्म भी दे सकता है, क्या दे सकता है यहाँ पर, एंडोस्पर्म दे सकता है। तो कंफ्यूज मत होइए एंडोस्पर्म और भ्रूणपोष में, ठीक है। बात करते हैं मध्यफल भीति। मध्यफल भीति किसकी खाई जाती है, आम की खाई जाती है, केला की खाई जाती है और पपीता की। केला हो गया, आम हो गया और पपीता, इन सब का मध्यफल भीति खाई जाती है। बात करें मध्यफल भीति और
अंतः फल भीति, यानी कि जिसका गूदा और ये क्या नाम सीड, ये दोनों खाया जाता है, वो किसका खाया जाता है? केला का खाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मांसल पुष्पासन किसका खाया जाता है? मांसल पुष्पासन बात करें तो ये 3 चीज़ों का खाया जाता है। मांसल पुष्पासन किसका किसका? सेब का खाया जाएगा, सेब का हो जाएगा, और नाशपाती का हो जाएगा, नाशपाती का, और लुकाट का, लुकाट का। ये 3 फलों का खाए जाने वाला पार्ट क्या होगा? मांसल पुष्पासन। बात करें मांसल एरिल, एक होता मांसल एरिल। मांसल एरिल का जो खाए जाने वाला भाग होता है वो होता है लीची। लीची का क्या खाते हैं? मांसल एरिल खाते हैं। अब बात करें वाह फल भीति और मध्य फल भीति किसकी खाई जाती है? बैर की खाई जाती है। ये सब बातें आप याद रखेंगे इसमें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोमोसिस झुलसा की अवरोधी बैगन की प्रजाति है। ठीक है, बैगन की एक प्रजाति किस्म का नाम बताना है जो फोमोसिस झुलसा के अवरोधी है। यानी पूसा सम्राट है, पूसा क्रांति है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी। निम्नलिखित में से इसमें से कोई ऐसी किस्म नहीं है जो कि फोमोसिस झुलसा की अवरोधी हो बैगन की। ठीक है, फोमोसिस झुलसा रोग जो होता है फोमोसिस बैक्सेंस नामक फफूंदी के कारण होती है। ठीक है, फोमोसिस बैक्सेंस नामक फफूंदी के कारण होती है। इस रोग से पत्तियों पर छोटे छोटे गोल धब्बे पड़ जाते हैं। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और हवा चलने पर वो गिर जाती हैं। इस रोगी की रोगरोधी किस्म का नाम है, अगर यहाँ पे पूछता पूसा भैरव, कौन सी किस्म दे देता? पूसा भैरव। तो ये जो किस्म है पूसा भैरव, तो ये किस्म हो जाती फोमोसिस झुलसा की अवरोधी किस्म है। या दूसरी किस्म दे देता फ्लोरिडा मार्केट। फ्लोरिडा मार्केट भी ये जो किस्म है फ्लोरिडा मार्केट, ये दोनों जो किस्में हैं ये फोमोसिस झुलसा के अवरोधी किस्में हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगी ऐसी। पूसा भैरव याद रखेंगे और फ्लोरिडा मार्केट याद रखेंगे, ये दोनों किस्में फोमोसिस झुलसा के अवरोधी किस्में। बात अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आवश्यकता से अधिक उपयोग सामान्यतः किस तत्व से संबंधित है? ये पूछ रहा है आवश्यकता से अधिक उपयोग सामान्यतः किस तत्व से संबंधित है? फास्फोरस से, पोटास से, जिंक से, नाइट्रोजन से। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि पोटास से। जो भी पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता से अधिक पोटास को ग्रहण कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और उसका उपयोग अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। इसलिए इसको कहा गया है आवश्यकता से अधिक उपयोग करने वाला पोषक तत्व। किसको? पोटास को। ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। जो बेल होता है उसका व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी कि पेंच कलिकायन द्वारा, टी कलिकायन द्वारा, आई कलिकायन द्वारा, गोटी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी कलिकायन, यानी कि बी वाला इसका आंसर राइट है, टी कलिकायन। और भी बात करते हैं नींबू का। नींबू का जो प्रवर्धन होता है वो बीज द्वारा होता है। ठीक है, सबसे अच्छी जो प्रवर्धन की विधि जो है नींबू की, बीज द्वारा, ये याद रखेंगे। और अनार की बात करें, अनार कटिंग और गूटी दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कटिंग और गूटी दोनों द्वारा किसको करते हैं? अनार को करते हैं। केला की बात करें, स्वार्ड सकर्स द्वारा करते हैं। ठीक है, केला को स्वार्ड सकर्स द्वारा किया जाता है। और बेर का याद रखेंगे, बेर का किसके द्वारा करते हैं? रिंग कलिकायन, रिंग कलिकायन द्वारा, कलिकायन, रिंग कलिकायन द्वारा करते हैं बेर को। और जामुन, पपीता, फालसा, ये तीनों का करते हैं बीज द्वारा। ठीक है, किसका किसका? जामुन, पपीता, फालसा। क्योंकि जामुन देखते हैं
जामुन की कलम नहीं लगाई जाती, पपीता का भी कलम नहीं लगाया जाता और फालसा का भी कलम नहीं लगाया जाता। ये तीनों का जर्मिनेशन जो होता है सीड द्वारा ही प्रवर्धन का सबसे अच्छा विधि माना गया है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का कभी कभी पूछता है कि प्रवर्धन का सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है स्ट्रॉबेरी के लिए। तो स्ट्रॉबेरी के लिए सबसे अच्छी प्रवर्धन की विधि हो जाएगी रनर्स द्वारा। ठीक है, रनर्स विधि द्वारा स्ट्रॉबेरी का प्रयोग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो नींबू वर्गीय फलों में, कौन से नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता, जिसको क्या बोलते हैं, डेग्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेग्रेनिंग बोला जाता है इसको। हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा? इसमें से रसायन पूछ रहा है कि कौन सा रसायन जो हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। MH यानी कि मैलिक हाइड्राजाइड, Na नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, इथरेल और जिब्रेलिक एसिड। इसमें से बताना कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, इथरेल का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, इथरेल का प्रयोग किया जाता है। इथरेल एक प्रकार का हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है कभी कभी पूछ लेता है। तो गैसीय हार्मोन है, द्रव टाइप का हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, गैसीय हार्मोन है जो कि फलों को पकाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम फलों को जल्दी पकाने के रूप में करते हैं, जैसे केला हो गया, खजूर हो गया, नींबू है। इस प्रकार के फलों को जल्दी पकाने के रूप में प्रयोग में करते हैं। कभी कभी एक यहाँ पे देखिए इथरेल दिया है, कभी कभी देता है इथेफान दे देता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है इथेफान कौन से पौधों को या कौन से फलों को पकाने के रूप में करते हैं। तो इथेफान का प्रयोग हम गन्ना को पकाने के रूप में करते हैं। ठीक है, गैसीय हार्मोन भी है, ये गैसीय हार्मोन है और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? गन्ना को पकाने के रूप में इथेफान का प्रयोग करते हैं। लेकिन इथरेल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? फलों को जल्दी पकाने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पूसा दो मौसमी एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है बताना है। लोबिया की है, करेला की है, लौकी की है, भिंडी की है। ठीक है, इसमें से बताना है कि पूसा दो मौसमी किसकी प्रजाति है। काउपी, बीटल गार्ड और भिंडी। इसमें से बताना है किसकी किस्म है। तो ये किस्म जो है पूसा दो मौसमी, ये करेले की किस्म है, यानी कि हमारा बी वाला सही हो जाएगा। यह एक उन्नतशील प्रजाति है जो कि 120 दिन में तैयार हो जाती है। कितने दिनों में? 120 दिनों में तैयार हो जाती है। और एक फल का भार की बात करें तो इसका जो एक फल का वेट जो होता है 120 से लेके 150 ग्राम का होता है। ठीक है, एक फल का भार कितना होता है? 120 से लेके 150 ग्राम होता है इसका। उसके बाद बात करते हैं एक फल का भार हो गया, प्रति हेक्टेयर उपज की बात कर लेते हैं। तो ये अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो इसी को हम किस में बदल देंगे? क्विंटल में बदल देंगे। तो 120 से लेके 150 क्विंटल इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है। और ये जो क्यों कहा गया है पूसा दो मौसमी, क्योंकि ये ग्रीष्म और वर्षा कालीन दोनों के रूप में उगाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो है गर्मियों में भी उगा सकते हैं और वर्षा कालीन इसकी भी फसल है, तो इसलिए इसको पूसा दो मौसमी कहा गया है। याद रखेंगे, ये करेले की प्रजाति है जो 120 दिन में तैयार हो जाती है। 101 फल का वेट होता है 120 से लेकर 150 ग्राम का होता है। और उपज की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 120 से लेकर 150 क्विंटल उपज दे देती है प्रति हेक्टेयर। करेले की कुछ अन्य किस्मों की बात कर लेते हैं, जैसे पूसा संकट 1, CO1, कोयम्बटूर लॉन्ग, प्रिया, MD और C23, कल्याणपुर, बारहमासी। ये जो है बारहमासी जो किस्म है, ये भी याद रखेंगे, बारहमासी जो किस्म है ये भी पूछ लेता है किसकी किस्म है। तो ये भी जो किस्म है बारहमासी, ये भी एक करेले की किस्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है लखनऊ 49 किस फल की प्रजाति है। ठीक है, लखनऊ 49 किस फल की प्रजाति है। आम की है, अमरूद की है, लीची की है, पपीता की है।
ठीक है, लखनऊ 49 काफ़ी फेमस वैरायटी है। तो ये है गुआवा की, यानी कि अमरूद की किस्म हो जाएगी। ये जो वैरायटी है किसकी हो जाएगी, अमरूद की हो जाएगी। ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, लखनऊ 49 को सरदार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको, सरदार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो फल होते हैं मध्यम से काफ़ी बड़े होते हैं, गोल अंडाकार होते हैं, खुरदरे होते हैं, और कलर में बात करें तो हल्के पीले कलर के होते हैं। और इसका गूदा जो होता है मुलायम होता है, सफ़ेद होता है, और स्वाद में हल्का खट्टा और मीठा होता है। ठीक है, अमरूद की कुछ अन्य वैरायटियाँ हैं, जैसे इलाहाबाद अमरूद, सफ़ेदा, चित्तीदार, एप्पल, सुप्रिया और बेदाना, धोकला, नासिक, धारवाल, धारियार, ये सब वैरायटियाँ जितनी भी है ये सब अमरूद की वैरायटियाँ होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। 19 नंबर कह रहा है पपीते के फलों को पित्त वर्णक का कारण बताइए। ठीक है, पपीते का पित्त वर्णक यानी कि येलो पिगमेंट इन पपाया फ्रूट इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, पपीते का पीला रंग, कैरिका जेंथिन के कारण, जेंथोफिल के कारण, लाइकोपिन के कारण, कैरोटीन के कारण। ठीक है, पपीते का फल का जो पीला कलर होता है किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि कैरिका जेंथिन के कारण क्या होता है, पपीते का रंग पीला कलर होता है। अब कुछ और पिगमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है ना, ये जो सी वाला ऑप्शन है ये लाइकोपिन के कारण क्या होता है, टमाटर का लाल रंग हो जाता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है, और कैप्सेथीन के कारण क्या होता है, चड़पड़ाहट आती है मिर्च में। और हल्दी का पीला रंग जो होता है कुकुरमीन के कारण होता है, किसके कारण, कुकुरमीन के कारण। कुकुरमीन के कारण क्या होता है, हल्दी का पीला रंग होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। और गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है, अगर पीला पूछेगा तो कैरोटीन के कारण, लाल रंग पूछेगा तो एंथोसाइनिन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 20 की। खरीफ प्याज की बेहन की आयु रोपाई के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि खरीफ सीजन की जो प्याज होती है उसकी आयु बताना कितने सप्ताह बाद हमारी रोपाई योग्य हो जाती है। 3 से 4 सप्ताह, 5 से 7 सप्ताह, 8 से 9 सप्ताह, 10 से 12 सप्ताह, इसमें से बताना है कौन से सप्ताह पर रोपाई योग्य हो जाते। तो इसका जो सही आंसर है 5 से 7 सप्ताह, क्योंकि ये खरीफ का पूछ रहा है। अगर यही रबी का पूछता तो रबी का हो जाता 8 से 9, यानी कि जो सी वाला आंसर हुआ है ये हो जाएगा रबी के लिए। ठीक है, रबी के लिए 8 से 9 सप्ताह, और खरीफ सीजन के लिए हो जाएगा आपका 5 से 7 सप्ताह। ठीक है, क्योंकि प्याज जो होती है रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। अगर बात करें रबी के मौसम में, तो रबी के मौसम में जो सीड लगेगा हमारा वो लगेगा 10 से लेके 12 किलोग्राम। ठीक है, 10 से लेके 12 किलोग्राम सीड लगेगा। अगर यही बात करें खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन में जो भी हम नर्सरी के लिए बीज दर लगाएंगे वो लगेगा हमारा 12 से लेके 15 किलोग्राम। कितना लगेगा, 12 से लेके 15 किलोग्राम। तो इन सब बातों को भी याद रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे, जब हमारे पौधे 20 से लेके 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, कितने, 20 से लेके 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तब हमारी नर्सरी में जो पौधे हैं यानी कि रोपाई योग्य हो गए हैं। कभी कभी पूछता है कि पौधे की लंबाई कितनी होने पर इसमें रोपाई योग्य हो जाते हैं, तो प्याज के जो 20 से 25 सेंटीमीटर के अगर पौधे हो गए हैं तो हमारे रोपाई योग्य हो गए हैं वो। क्वेश्चन नंबर हमारा 21, यानी कि निम्नलिखित फलों पर विचार करना है। पपीता है, अनानास है, केला है। तो नीचे पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा फल वृक्ष व्यावसायिक स्तर पर उत्तक संवर्धन द्वारा पौध तैयार किया जाता है, यानी कि टिश्यू कल्चर द्वारा किस विधि से कौन से पौधे को हम तैयार कर सकते हैं। यानी कि 1, 2, 3 सही हैं, 2, 3 सही हैं, खाली 3 सही है, यानी कि अकेला 2 सही है।
तो इसमें जो आंसर हो जाएगा यानी कि 1 2 3, यानी कि ये तीनों सही है। तीनों को हम टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यानी कि पपीता को भी लगा सकते हैं, अनानास को भी लगा सकते हैं, केला को लगा सकते हैं। ये तीनों किस्मों को हम लगा सकते हैं आसानी से। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सोयाबीन में पाई जाती है, चने में पाई जाती है, राजमा में पाई जाती है, मूंग में पाई जाती है। चारों में से बताना है प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो सब लोग जानते हैं कि सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि 40 से लेके 42% तक इसमें प्रोटीन होती है। आजकल के एग्जामों में 45% तक दे रहा है, तो यानी कि आप याद रखेंगे 40 से लेके 45% तक सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं चने के अंदर। चने के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है 21.1% पाई जाती है। ठीक है, चने के अंदर कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 21.1% पाई जाती है। बात करते हैं मटर के अंदर। मटर के अंदर कितनी पाई जाती है? मटर के अंदर 22% पाई जाती है। ठीक है, 22% प्रोटीन पाई जाती है मटर के अंदर। अगर बात करें जो हरी वाली मटर है, सब्जी मटर यानी कि गार्डन पी कह सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7.2% पाई जाती है, यानी कि गार्डन पी के अंदर कम मात्रा में पाई जाती है। दलहनी मटर है जिसके अंदर 22% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद बात करें मसूर के अंदर। मसूर के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? मसूर के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 24 कितनी पाई जाएगी? 24.2%। ये मसूर के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। ये मसूर दाल होती है। बात करते हैं उसके बाद राजमा के अंदर। राजमा के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 20.5% पाई जाती है। अरहर की बात कर लेते हैं। अरहर के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 22.3%। ये आप याद रखेंगे सभी आंकड़े। और सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन की मात्रा अगर बात करें दलहनी में तो मूंग के अंदर पाई जाती है, यानी कि 25% तक मूंग के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, दालों वालों में सबसे ज़्यादा मूंग के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। गन्ने की जलमांग बताना है। ठीक है, गन्ने की जलमांग कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, गन्ने की जलमांग जो होती है 150, यानी कि 150 से लेके 160 सेंटीमीटर गन्ने की जलमांग होती है सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर। गेहूं की बात करें। गेहूं की जलमांग जो होती है 25 से लेके 31% तक होती है। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर कह सकते हैं। और धान की जलमांग जो होती है वो 143 से लेके 167% तक जलमांग होती है। किसकी? धान की। और बात करते हैं मक्के की। मक्के की जलमांग जो होती है वो होती है 62% से लेके 78%। ये होती है मक्के की। बात करते हैं ज्वार की। ज्वार के अंदर जो जलमांग होती है 55 से लेके 57% तक होती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बाजरा के अंदर। बाजरे के अंदर जो जलमांग होती है 45 से लेके 61% तक होती है। ठीक है, आलू के अंदर जो जलमांग होती है 62 से लेके 78%। ये होती है आलू के अंदर जलमांग सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर। इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जलमांग होती है गन्ने की होती है या धान की होती है, दोनों की होती है। दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा, चाहे गन्ना मिलेगा चाहे धान मिलेगा, है ना। तो ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि जिंक की उपलब्धता बढ़ती है जब उसे किसके साथ मिलाने पर मतलब उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से क्या होता है कि जिंक की उपलब्धता बढ़ जाती है। ठीक है, जिंक को नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से जिंक की उपलब्धता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच की अल्पावधि में तैयार होने वाली फसलों को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें से बताना है क्या कहा जाता है कि अगर दो फसलों को बीच में अंतराल पर तैयार करते हैं तो उसको कहा जाता है कैच क्रॉप, कैश क्रॉप, इंटर क्रॉपिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, उसको क्या कहते हैं, कैच क्रॉप कहा जाता है। कैच क्रॉप जान लेते हैं। कैच क्रॉप होता क्या है, जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण खराब हो जाए, जो हम लोग मुख्य फसल बोए हैं, अगर कोई भी, चाहे बरसात हो, चाहे ओलावृष्टि हो, किसी के कारण वो, चाहे पाला हो, किसी के कारण वो हमारी फसल खराब हो गई हो, तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को अगर हम लगा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कैच क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, एक होता है कैश क्रॉप, देखिए यहाँ पर नगदी फसल दिया हुआ है। ठीक है, इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग न लाकर बाजार में नगद रूप में बेच देता है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, नगद रूप से जो पैसा मिल जाता है, आमदनी मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं क्रॉप है, जैसे गन्ना हो जाएगी। ठीक है, गन्ना आपकी क्या है, कैश क्रॉप है। आलू क्या है, आलू भी आपका कैश क्रॉप है। एक तंबाकू, तंबाकू से क्या होगा, तंबाकू भी हमारा कैश क्रॉप है। उसके बाद चाय, चाय भी हमारी क्या है, कैश क्रॉप, यानी कि नगदी फसलें। ये सब हमारी नगदी फसलें, गन्ना, आलू, तंबाकू, चाय, ये सब नगदी फसलें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नत्रजन की अधिक मात्रा को प्रतिवादन करती है। ठीक है, इसमें से बताना है, तो इसका आंसर सिंपली से हो जाएगा बी वाला, यानी कि राजमा। ठीक है, राजमास लिखा हुआ, तो इसको राजमा जो है इसका आंसर सही होता है। राजमा की बात करें, क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि 100 से लेके 120 किलोग्राम नत्रजन को यह क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, कितना इकट्ठा करती है, 100 से लेके 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से राजमा जो होती है इकट्ठा कर लेती है। इसलिए इसमें जो राजमा की अगर क्रॉप लगाएं तो अगली फसल के लिए हम नत्रजन को कम ही देते हैं। बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन की जो फसल होती है हमारी, वो कितना इकट्ठा कर लेती है, 20 से लेकर 30 किलोग्राम वो भी इकट्ठा कर लेती है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, उसके अलावा मटर जो होती है, मटर भी इकट्ठा करती है, क्योंकि ये लेग्यूम दलहनी वाली फसल है, तो ये है 10 से 20 किलोग्राम इकट्ठा करती है। कितना, 10 से 20। चना भी हमारा 10 से 15 किलोग्राम चना भी इकट्ठा कर लेता है नत्रजन को। और उसके बाद बात करते हैं मसूर की। मसूर जो दाल है ये हमारी इकट्ठा कर लेगी कितना, 30 किलोग्राम। ठीक है, कितना कर लेगी, 30 किलोग्राम ये इकट्ठा कर लेती है प्रति हेक्टेयर की दर से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली की खली में नत्रजन की मात्रा होती है। ठीक है, मूंगफली की खली में नत्रजन की मात्रा होती है। मूंगफली की जो खली होती है उसमें नत्रजन की मात्रा कितनी होती है, 2 से 3%, 4 से 5%, 7 से 8%, 9 से 10%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 8%, यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा। बात करें मूंगफली की खली में जो होता है मेन से 7 से 8% तक नत्रजन पाई जाती है, और अरंडी की खली के अंदर 4.2% नत्रजन होती है, और सरसों की खली की बात करें तो उसके अंदर 5.2% नत्रजन की मात्रा पाई जाती है, और तिल की खली के अंदर 6.2% नत्रजन की मात्रा पाई जाती है। कुसुम की खली की बात करें तो उसके अंदर 7.9% नत्रजन की मात्रा पाई जाती है। अलसी की खली के अंदर 4.9% नत्रजन की मात्रा पाई जाती है। और नीम की खली में पूछता है नत्रजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो हर एग्जामों में पूछा है, तो 5.2% नीम की खली के अंदर नत्रजन की मात्रा पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कह रहा है, सोयाबीन में किस बैक्टीरिया द्वारा नत्रजन यौगीकरण होता है। ठीक है, जो है सोयाबीन की फसल के अंदर कौन सी बैक्टीरिया है जो नत्रजन को इकट्ठा करता है, यानी कि इकट्ठा करने में मदद करता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, जैसे राइजोबियम मेलालोटाई, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, और राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम जैपोनिकम। इसमें से बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम। ये जो फसल है सोयाबीन की फसल के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि जब भी हम इस बैक्टीरिया द्वारा इसको नत्रजन को इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम, ये याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, पेंडिमिथालिन, क्या पेंडिमिथालिन
का व्यावसायिक नाम क्या होता है? जो मार्केट में मिलने वाला नाम है उसको कहते हैं व्यावसायिक नाम। पेंडिमिथाइलिन का व्यावसायिक नाम क्या है? बेसालिन, मैचेटी, लासो, स्टाम। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टाम, यानी कि डी वाला एकदम सही आंसर है। और बात करते हैं पेंडिमिथाइलिन जो कि स्टाम्प के नाम से जानती है। और ब्यूटाक्लोर की अगर बात करता तो ब्यूटाक्लोर मेचेटी, यानी कि व्यावसायिक नाम इसका ब्यूटाक्लोर का हो जाता मेचेटी। और फ्लूक्लोरोलिन उसको कहते हैं बेसालिन को कहा जाता है। एलाक्लोर मतलब लासो। और मेटाक्लोर जो होता है इयोल होता है। और लेक्टोफेन उसको कोबरा को कहते हैं, ठीक है, कोबरा के नाम से व्यावसायिक नाम है। लेक्टोफेन का व्यावसायिक नाम क्या है? कोबरा, ठीक है, कोबरा कहा जाता है लेक्टोफेन का। ये भी काफ़ी एग्जामों में बार बार पूछता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंकुरण पूर्व प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा शाकनाशी जो अंकुरण से पूर्व प्रयोग में लाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्लूक्लोरोलिन और पेंडिमिथाइलिन। इनका प्रयोग क्या करते हैं? कोई भी फसल होता है शाकनाशी है ये दोनों, फ्लूक्लोरोलिन और पेंडिमिथाइलिन, यानी कि फसल को अंकुरण से पहले ही इन खरपतवार नाशी का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, किसका किसका? फ्लूक्लोरोलिन और पेंडिमिथाइलिन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा सूरजमुखी की संकुल प्रजाति। ठीक है, कौन कौन सी? सूरजमुखी की संकुल प्रजाति, इसमें से बताना कौन सी है? सूरजमुखी की संकुल प्रजाति हो जाएगी सूर्या। ठीक है, सूर्य। और उसमें एक चीज़ और बता रहे हैं, शाकनाशी और खेत में प्रयोग का समय जो होता है, जैसे पेंडिमिथाइलिन जो है अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्लूक्लोरोलिन का प्रयोग बुआई से पूर्व करते हैं। और एक होता है डेलापान का भी प्रयोग अंकुरण से पूर्व करते हैं। और एल्ट्राजीन का अंकुरण से पूर्व इसका भी प्रयोग करते हैं। और 2,4-D कभी कभी एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा है, बुआई के 30 से 35 दिन बाद किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। और ब्यूटाक्लोर जो है रोपाई के बाद प्रयोग करते हैं। और सीमाजीन है अंकुरण से पूर्व, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये किस्म हो गई हमारी सूर्यमुखी संकुल किस्म पूछा था, तो इसमें सूर्या जो है ये संकुल किस्म है। अब बात करते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड जो किस्में हैं इसकी सूर्यमुखी की, जैसे ज्वालामुखी और दिव्यामुखी और लक्ष्मी, ये सब जो वैरायटी हैं, या BSH7, ये सब वैरायटियाँ जितनी भी हैं ये हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दलहनी फसल जो वातावरण के नत्रजन का योगीकरण नहीं करती है। ऐसी दलहनी फसल बताना जो वायुमंडल से नत्रजन को क्या कहते हैं? योगीकरण नहीं करती है। तो अभी बताए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि राजमा नहीं करता है। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं करता है? तो आपको बता दें, राजमा एक दलहनी फसल होने के बावजूद भी वायुमंडल नत्रजन का स्थिरीकरण नहीं करता। वायुमंडल से क्या करता है? नत्रजन को स्थिरीकरण नहीं कर पाता, इकट्ठा नहीं कर पाता, क्योंकि राजमा की जड़ों में ग्रंथिकाओं का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए नत्रजन को ये इकट्ठा नहीं कर पाता। इनकी जड़ों में क्या होता है? जो ग्रंथियां होती हैं गोल गोल, उस जिसके अंदर नत्रजन को इकट्ठा करते हैं, वो ग्रंथियां इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। इसी कारण क्या होता है? राजमा वायुमंडल से नत्रजन को इकट्ठा नहीं कर पाता। राजमा में 20.5% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रोटीन पाई जाती है राजमा के अंदर? 20.5% प्रोटीन पाई जाती है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट राजमा के अंदर 61.7% पाया जाता है, यानी कि काफ़ी अच्छा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है राजमा। अब बात करते हैं इसके अंदर वसा की मात्रा भी पाई जाती है। कितनी? 1.5% वसा की मात्रा पाई जाती है राजमा के अंदर। और बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की, यानी कि राजमा का उत्पत्ति स्थान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका माना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, इन सब बातों को आप याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो अलसी में यानी कि सेमी लूपर ये लगता है, यानी कि ये सही है। सरसों के अंदर माहू, ये भी इसका प्रमुख कीट है, ये भी लगता है। तिल के अंदर
गाल फ्लाई भी तिल का प्रमुख है। तो सोयाबीन का गार्डल बीटल ये भी प्रमुख है। यानी कि इसमें से सही सब है। यानी कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ही गलत कर सकते हैं। अलसी का प्रमुख कीट सेमिल ऊपर होता ही है, सरसों का माहू होता ही है, तिल का गाल फ्लाई होता ही है, सोयाबीन का गार्डल बीटल ये होता है। तो ये इसमें सब सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। एक तरफ फसल दिया और दूसरी तरफ प्रजातियों का नाम दिया गया। मटर की मतलब प्रजाति है अर्पणा, ये सही है, ये सही माना गया। अरंडी की ये पीटी, ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं होगा। राई की अरुणा, ये राई की है ही है, सरसों की है ही है। उसके बाद गेहूं के 49 94 23 ये सही है गेहूं का, ये राई का अरुण सही है। यानी कि बी वाला ऑप्शन ये आपका गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं मटर की। मटर की कुछ और वैरायटियां हैं, जैसे अर्पणा है, पंत मटर 2 है, पंत मटर 5 है, शिखा है, सपना, स्वाति, अर्केल, ये सब जितनी वैरायटी हैं मटर की होती हैं। अब बात करें अरंडी की, ज्वाला, PCH1, DCH 519, DCH 107, ये सब, चंद्रप्रभा, हरिथा, ये सब वैरायटी जितनी भी होती हैं ये अरंडी के। राई की बात करते हैं, राई की बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, जैसे वरुणा है, लाहा है, क्रांति, कृष्णा, प्रकाश और BRH 40 ना, ये सब जितनी वैरायटियाँ आती हैं ये सब राई की वैरायटियाँ हो जाएंगी। अब बात करते हैं जिप्सम, ये क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 नंबर, जिप्सम में गंधक की मात्रा पूछ रहा है। जिप्सम के अंदर गंधक की मात्रा कितनी होती है? 20%, 18.6%, 16.8%, 12%। ये इसमें से बताना है जिप्सम की मात्रा कितना, जिप्सम में गंधक की मात्रा, सल्फर की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला, ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। यानी कि 18.6% इसके अंदर पाया जाता है सल्फर की मात्रा। पोटेशियम सल्फेट में 17.8 पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट की बात करता है 23.7% पाया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP में पूछता है तो 12% सल्फर की मात्रा होती है। अगर यही डबल सुपर फास्फेट की तो 24 हो जाता है, ट्रिपल का 36 हो जाता है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि तंबाकू में शीर्ष की बीमारी होती है। तंबाकू के अंदर एक शीर्ष बीमारी होती है जिसको क्या कहते हैं? टॉप सिकनेस के नाम से जानते हैं। क्या ना कहते हैं? टॉप सिकनेस के नाम से जानते हैं, जिसको शीर्ष की बीमारी कहते हैं। और ड्यू टू डिफिशियंसी, किसकी कमी के कारण होता है? ये तो हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, बोरान की कमी के कारण होता है। ठीक है, तंबाकू में शीर्ष बीमारी टॉप सिकनेस किसकी कमी के कारण होता है? बोरान तत्व की कमी के कारण हो जाता है। और भी जैसे बीमारियां लग जाती हैं, मटर में जो मैग्नीज की कमी के कारण मार्स रोग हो जाता है। नींबू में जो है कॉपर की कमी के कारण डाइबैक हो जाता है। और पत्ती धब्बा रोग भी हो जाता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण नींबू के अंदर। गोभी में वीपटेल हो जाता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। और कटहल के अंदर आंतरिक उत्तक क्षय जो बोरान की कमी के कारण हो जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, सस्यन संलेखन एक विधि है। आपको बताना है सस्यन संलेखन एक विधि है, क्रॉप लॉगिंग जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप लॉगिंग। लॉगिंग के नाम से जानते हैं, तो जिसको सस्य संलेखन कहा जाता है। ये विधि किसमें है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि फसल उत्पादन हेतु पौधे के पोषक आवश्यकताओं के जानने के लिए पादप विश्लेषण की। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉप लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको कि फसल प्रगति का ग्राफिकल रिकॉर्ड, जिसमें रासायनिक व भौतिक मापों का एक क्रम होता है, जिसको सस्य संलेखन कहा जाता है। ठीक है, सस्य संलेखन को सर्वप्रथम HF क्लीमेंट ने, ठीक है, HF क्लीमेंट द्वारा दिया गया। इसका प्रयोग सर्वप्रथम हवाई द्वीप में गन्ने की फसल में किया गया। ठीक है,
इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया? गन्ने की फसल में किया गया, वो भी हवाई द्वीप के अंदर किया गया। तो एच.एफ. क्लेमेंट को याद रखेंगे, इनके द्वारा सबसे पहले ये फसल जो सस्य संलेखन तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 38। क्वेश्चन नंबर हमारा 38, निम्नलिखित में से एक कौन सा सही संकेलित नहीं है? इसमें से बताना कौन सा सही संकेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिया हुआ है, एक तरफ रोग दिया हुआ है। तो चने में उकठा रोग लगता है, एकदम सही है, ये चने के अंदर उकठा रोग लगता है, इसका प्रमुख रोग माना गया है। मटर के अंदर चूर्णी फफूंदी रोग लगती है, ये भी सही माना गया है, एकदम इसका प्रमुख रोग है। उसके बाद बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली में फाइलोडी रोग लगता है? नहीं लगता, क्योंकि ये फाइलोडी रोग जो है तिल का प्रमुख रोग है। किसका? तिल का। तो ये हो जाएगा गलत। और बात करते हैं सोयाबीन का। सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण लगता है, यानी कि येलो मोजेक जो सोयाबीन का प्रमुख रोग है, ये सोयाबीन के अंदर लगता है, यानी कि सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। मूंगफली की बात करें, मूंगफली का जो प्रमुख रोग होता है टिक्का रोग होता है। ठीक है, टिक्का रोग, रोजेट, विषाणु रोग, जड़ गलन, ये सब, चारकोल रोट, ये सब पूछता तो मूंगफली का हो जाता। टिक्का रोग जो प्रमुख रोग है मूंगफली का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, भूमि की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? भूमि की भौतिक दशा को क्या कहा जाता है? भूमि की भौतिक दशा को सरल मृदा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सरल मृदा कहते हैं, यानी कि ये वाला सही है। इसको क्या कहते हैं? सॉयल टिल्थ कहते हैं। टिल्थ, सॉयल टिल्थ कहा जाता है। ठीक है, सरल मृदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया है पोषक तत्वों की कमी, दूसरा सूचक पौधा। ठीक है, अब इसमें देखना है किस पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन से पौधे में ये लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे नत्रजन की बात करते हैं, नत्रजन जो है ये फूलगोभी में, ठीक है, इसका सूचक पौधा, नत्रजन का सूचक पौधा फूलगोभी होता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का सूचक पौधा राई होता है, यानी कि सरसों होता है। अब बात करते हैं पोटास का। पोटास का सूचक पौधा जो होता है ये आलू होता है ना। और बात करते हैं बोरान के। बोरान का सूचक पौधा चुकंदर होता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, यानी कि 3, 1, 2, 4। नत्रजन का सूचक फूलगोभी, फास्फोरस का सूचक राई सरसों, पोटास का सूचक आलू और बोरान का सूचक चुकंदर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनावश्यक है परंतु लाभदायक है? अनावश्यक है परंतु क्या है? लाभदायक है। मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, कॉपर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अनावश्यक है परंतु ये लाभदायक होता है। इसकी आवश्यकता पड़ती है वृद्धि विकास के लिए, आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उसके वृद्धि और प्लांट के विकास के लिए इसकी आवश्यकता पड़ जाती है सोडियम की। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है, वाष्पीकरण द्वारा अमोनिया की हानि होती है कब होती है? तापक्रम अधिक होने पर, मृदा क्षारीयता होती है, यूरिया मृदा सतह पर डाली जाती है तब होती है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला सही हो जाएगा। यदि यूरिया का मृदा की खाली सतह अथवा क्षारीय भूमि की सतह पर छिड़काव किया जाए तो जल अपघटन के उपरांत बनी अमोनियम वायुमंडल में विसरित हो जाती है। अमोनिया का अधिक तापमान की वजह से वाष्पीकरण द्वारा हानि होती है। इसे नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक है कि उर्वरकों का प्रयोग मृदा की सतह के नीचे करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसमें उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, यानी कि कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर सही, यानी कि शीर्ष की
पत्तियों की, ऊपर की जो पत्तियां होती हैं उस पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगर बात करते हैं पौधे के ऊपरी कलिका अथवा नई पत्तियों पर किस किस पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं, एक हो जाएगा कैल्शियम, दूसरा हो जाएगा गंधक, ठीक है, गंधक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा लोहा, उसके बाद तांबा हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, मोलिब्डेनम। इतने पोषक तत्व हैं जिनकी कमी के लक्षण ऊपर की पत्तियां यानी कि शीर्ष जो नई पत्तियां होती हैं उस पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। बात करते हैं पौधे की निचली अथवा पुरानी पत्तियों पर कौन कौन से पोषक तत्व के लक्षण दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, जस्ता। ठीक है, किसके किसके लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे, एक बार लिख दे रहे हैं, नाइट्रोजन के N, फास्फोरस के, ठीक है, पोटाश के और मैग्नीशियम के और जस्ता के यानी कि Zn। इतने पोषक तत्वों के अगर कमी हो रही है तो पौधे की निचली अथवा पुरानी पत्तियों पर इनके लक्षण दिखाई देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44, सोडियम मृदा में पाए जाने वाले लवणों के सही समूह को निश्चित करें। ठीक है, इसमें से जो सही हो जाएगा आंसर हमारा होगा सी वाला। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो मृदाएं होती हैं उनका पीएच मान ज़्यादा होता है। कितना होता है, 8.5 से लेकर 10 क्या होता है, पीएच मान इतना होता है इस प्रकार की मृदाओं में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आदर्श प्रकार के पौधों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, आदर्श प्रकार के पौधों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, आर्नन के द्वारा, असाना के द्वारा, डोनाल्ड द्वारा, अदस्तम के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि सी वाला, डोनाल्ड के द्वारा दिया गया। पौधों का आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम 1968 में, कब, 1968 में डोनाल्ड के द्वारा दी गई। आदर्श प्रारूप एक ऐसी जैविक प्रारूप है जो एक निश्चित वातावरण में आशा के अनुरूप उत्पाद करने में सक्षम माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्न तत्वों में से कौन सा फसल के लिए आवश्यक है। ठीक है, सिलिका है, वेनेडियम है, सोडियम है या निक्किल है। तो आवश्यक जो है निक्किल है। क्या हो जाएगा, निक्किल हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला यानी कि निकल हो जाएगा। बात करते हैं, कभी कभी पूछता है हवा या पानी से प्राप्त पोषक तत्व। तो हवा या पानी से प्राप्त पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे, CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये होते हैं हवा और पानी से प्राप्त पोषक तत्व। बाकी जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो भूमि से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व होते हैं जिनको प्राथमिक पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेट को मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा फास्फेट को मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त में होता है। तो इसमें से बताना है म्यूकर है, ट्राइफोलाई है, पेनिसिलियम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एस्परजिलस आवामोरी। क्या हो जाएगा, एस्परजिलस आवामोरी, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। वेम के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है वेम। पूछते हैं वेम क्या होता है, माइकोराइजा है कि कवक है, बैक्टीरिया, फंजाई क्या है। तो वेम जो होता है एक प्रकार का माइकोराइजा है जिसको ग्लोमस के नाम से भी जाना जाता है। ये फास्फोरस अवशोषक होता है। ठीक है, फास्फोरस अगर दूर भूमि में पड़ा है तो उसको ये खींचकर पौधों को प्राप्त कराता है। ठीक है, उसको कहते हैं वेम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, पर्णीय छिड़काव हेतु यूरिया में ब्यूरेट की कितनी प्रतिशत मात्रा पौधों के लिए घातक होती है। तो आपको बताना है ब्यूरेट की मात्रा कितनी यूरिया में कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर जाहिर सा 1.5% होता है यानी कि सी वाला इसका आंसर सही होता है। यूरिया में ब्यूरेट की मात्रा 1.5% तक होती है तो पौधों को हानिकारक नहीं होती है, परंतु इससे अधिक ब्यूरेट की मात्रा होने पर प्लांट को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाती है। इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, मृदा कण का औसत घनत्व पूछा है। मृदा कण का औसत घनत्व कितना होता है, तो 2.6 mg होता है यानी कि
ये बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। महीन कंकड़ का पूछता तो 2.6, मोटी बालू का पूछता 2.6, मध्यम बालू का पूछता 2.6, अगर सिल्ट का पूछता तो 2.64 हो जाता। ठीक है, 2.64 हो जाता। क्ले का पूछता तो 2.66 होता है। तो ये इसका आंसर, मृदा कण का औसत घनत्व पूछ रहा है तो 2.6 EmG प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50, बलुई मृदा या बलुई दोमट मिट्टी में सुलभ जल धारण क्षमता करने की क्षमता कितनी होती है? 5%, 10%, 15%, 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 10% के लगभग। ठीक है। मध्यम बालू अगर पूछता तो मध्यम बालू का हो जाता है 5.1, इसको आप नोट कर लेंगे। महीन बालू का हो जाता है 6.2, बलुई लोम का हो जाता है 7.9, इसको भी याद कर लेंगे। लोम का हो जाता है, सबसे ज़्यादा लोम का होता है 11.3% होता है। सिल्ट लोम का होता है 11.9 और क्ले लोम का होता है 11.3। और क्ले का खाली पूछे, किसका? क्ले का, तो क्ले का हो जाएगा 7.9%। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो इसका जो है 10% के लगभग होता है बलुई दोमट मिट्टी का सुलभ जल धारण क्षमता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, यानी कि 51 नंबर पूछ रहा है पेडोजेनेसिस अध्ययन करता है। पेडोजेनेसिस के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोजेनेसिस के अंदर मृदा निर्माण का अध्ययन करते हैं, यानी कि ए वाला सही है, मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी यह एक मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा को शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है। यह मृदा विज्ञान के जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित है, जो कि मृदा के संगठन, जीवन और इसकी गतिशीलता का अध्ययन कराती है। यह विज्ञान मृदा के गुण, वर्गीकरण, व्यवहार, शारीरिक विज्ञान, रचना, संरचना का सभी चीज़ों का अध्ययन कराती है। इसको क्या कहते हैं? मृदा निर्माण का अध्ययन। इसको पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना है आपको, ये कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, तो इसका यानी कि यहाँ दिया है ऊसर मृदा में नत्रजन की कमी होती है। आर कह रहा है नत्रजन रिसाव से नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो हो जाएगा, यानी कि ए वाला सत्य है परंतु आर असत्य है। ए वाला सत्य है। ए वाले में क्या पूछा था कि ऊसर मृदा में नत्रजन की कमी है। हाँ, ये सही है कि ऊसर मृदा जितनी भी होते हैं उसमें नत्रजन की कमी पाई जाती है। और असत्य क्या? नत्रजन रिसाव से नष्ट हो जाती है, कभी नष्ट नहीं होती है। रिसाव के माध्यम से नत्रजन पड़ी रहती है, नष्ट नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि ए सत्य है, आर असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स जरा अवस्था में विरुद्ध है? कौन सा जरा अवस्था के विरुद्ध है? तो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है। इसमें से बताना है कौन सा सही, यानी कि इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सिन की सहायता से कोसा विभाजन की उद्दीपन करते हैं। यानी मिलर तथा उसके सहयोगियों ने मछली के शुक्राणुओं में एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया और इस संश्लिष्ट उत्पाद को काइटिनिन कहा जाता है। बाद में स्क्रूग ने 1965 में इसको क्या कह दिया? साइटोकाइनिन नाम दे दिया। इन पदार्थों का विशेष गुण कोसा विभाजन, यानी कोशिकाओं के निर्माण में, उसके विभाजन में इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 54 की। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय पौधों में डीएनए निर्मित करते हैं। डीएनए निर्मित करते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। इथाइलिन, गवानिन, साइटोसिन, एडिनिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गवानिन, थाइमिन, एडिनिन, यूरेसिल और साइटोनिन। इसका सही क्रम आपको बताना है, कौन सा सही माना गया है।
अब इसमें से बता दे रहे हैं कि डीएनए के 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। पहला होता है, कौन सा होता है, यानी कि डी वाला एडेनिन आएगा फर्स्ट पे, दूसरे पे थाइमिन आएगा, तीसरे पे गुआनिन आएगा, चौथे पे साइटोसिन आएगा, यानी कि डी वाला आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। गुणसूत्र के 2 समूहों को रखने वाले पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, या डायोसियस कहते हैं, या डाइजोज कहते हैं, या डाइक्रोम कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो इसका सही हो जाएगा आंसर डिप्लॉइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहा जाता है। गुणसूत्र के 2 समूहों को रखने वाले पौधों को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहा जाते हैं, यानी कि इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, 2n बराबर जो लिखा रहता है इसको डिप्लॉइड कहा जाता है। गुणसूत्र के 2 समूहों को रखने वाले पौधों को डिप्लॉइड कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, यानी कि ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण परागण होता है। ठीक है, परागण किसके कारण होता है, उभयलिंगाश्रयी, निर्मित परागण, स्त्री पूर्णता या पुपूर्णता। इसको मोनोसियस कहा जाता है, इसको क्लेस्टोगेमी कहा जाता है, इसको प्रोटोगायनी कहा जाता है। ठीक है, स्त्री पूर्णता कहते हैं जिसको, इसको प्रोटोएंड्री कहा जाता है। इसमें से बताना है कौन सा सही है, यानी कि 1 3 4 कौन सा, 1 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सब क्या करते हैं, परागण में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी मोनोसियस और प्रोटोजेनी और प्रोटोएंड्री, ये तीनों सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कह रहा है अनुवांशिकी इंजीनियरिंग। ठीक है, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया समानता लक्षणों को एक शरीर की रचना से दूसरे में स्थानांतरण करने के लिए उपयोगी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्रामीफेंसिस। ठीक है, ये सही हो जाएगा, यानी कि इसके आनुवांशिक लक्षणों के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का काम करता है बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्रामीफेंसिस उस बैक्टीरिया का नाम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से सही सुमकेलित नहीं, इसमें से बताना है कौन सा एक सही सुमकेलित नहीं है। इधर दिया हुआ फसल की प्रजाति दिया हुआ है, इधर दिया है उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमकेलित नहीं है बताना है। फसल प्रजाति है, इधर उत्पत्ति है। अरुणा अंतर प्रजातीय स्पीसीज संकर है। जगन्नाथ उत्परिवर्तन है। जया जो अंतर प्रजातीय संकर है। पूसा जय किसान कायकीय क्लोन विविधता है। तो इसमें से बताना है कौन सा सुमकेलित नहीं है, कौन सा गलत है, यानी कि इसका सही गलत हो जाएगा, यानी कि ए वाला। ठीक है, अरुणा अंतर प्रजातीय स्पीसीज नहीं है। अरुणा जो होती है आरंडी के उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई एक प्रकार की प्रजाति होती है। अब बात करते हैं जगन्नाथ सही है, ये उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई एक धान की वैरायटी होती है। ठीक है, इसको जगन्नाथ है, प्रभावती है, मालवीय 36 है, ये धान के उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई किस्में होती हैं। जया धान की अंतर प्रजातीय किस्में, ये सही है, ये भी ठीक है। जया अंतर प्रजातीय संकर किस्म है किसकी, धान की। और पूसा जय किसान ये सरसों की काय के क्लोन द्वारा तैयार की गई है। पूछता है एग्जामों में काय के क्लोन द्वारा कौन सी फसल तैयार की गई, पूसा जय किसान, या पूसा जय किसान पूछ लेता है किसकी वैरायटी है, तो ये सरसों की है। जया पूछ लेता है तो धान की है, अंतर प्रजातीय संकर किस्म है। जगन्नाथ भी पूछता है तो ये परिवर्तन द्वारा तैयार की गई किस्में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। शहर से दूर अशिक्षित बहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है। ठीक है, शहर से यानी कि दूर अशिक्षित जो क्षेत्र है, गांव वाला अशिक्षित क्षेत्र है, संचार का कौन सा माध्यम अच्छा माना गया। प्रसार सहित, ये वाला, बैठक आयोजन, चलचित्र प्रदर्शन या प्रदर्शन आयोजन करना। ठीक है, इसमें से जो सही है यानी कि चलचित्र प्रदर्शन, क्योंकि अशिक्षित है तो चलचित्र द्वारा उनको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, शहर से दूर अशिक्षित बहुल्य ग्राम में ऐसे संचार माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए
जिनसे लोग आसानी से समझ सकें, आसानी से एक दूसरे की भाषा जान सकें। तो ऐसे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे चलचित्र, फिल्म भी इसके अंतर्गत आएगा, फिल्म को भी दिखाकर हम उनको आसानी से समझा सकते हैं। कठपुतली भी आएगा, ठीक है, कठपुतली ये भी चलचित्र का ही माध्यम है। और फ्लैश कार्ड भी किसका माध्यम है, ये भी फ्लैश कार्ड। ये सब प्रदर्शनी इसमें चलचित्र प्रदर्शन का उदाहरण है। फ्लैश कार्ड हो गया, फिल्म हो गया, कठपुतली हो गया, चलचित्र प्रदर्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। मैनेज स्थित है, मैनेज कहाँ पर स्थित है, इसको मैनेज कहा जाता है। मैनेज यानी कि मैनेज MANAGE, ठीक है, इसको मैनेज कहा जाता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज के नाम से जाना जाता है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जिसको CR क्या कहते हैं, CRIDA कहा जाता है, क्रीडा के नाम से जानते हैं, जिसको सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये भी हैदराबाद में ही है। उसके बाद एक मुंबई के अंदर सेंटर है, काफ़ी फेमस है, जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये मुंबई के अंदर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन के जो है कभी कभी पूछता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कभी कभी हैदराबाद का एक और रिसर्च सेंटर है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी हैदराबाद में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, यानी कि जन सहभागिता सहायक है, जन सहभागिता सहायक है। इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि उपरोक्त सभी। नेतृत्व विकास में, सतत प्रगति लाने में, समस्याओं को महसूस कराने और उनका हल ढूंढने में, इन सभी में सहायक होता है जन सहभागिता। इसके कार्य हैं नेतृत्व विकास करना, सतत प्रगति लाने में, समस्याओं को महसूस करने और उसको हल ढूंढने में सहायक है। ये इसका आंसर हो जाएगा सही, यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कह रहा है कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंध प्रणाली, ठीक है, कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंध प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा T&V प्रणाली, यानी कि C वाला सही हो जाएगा, T&V प्रणाली। प्रशिक्षित एवं भेंट व्यवस्था इसको कहते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ठीक है, T&V के नाम से जाना जाता है। इसको सबसे पहले 1973 में बेनोर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा, ही बेनोर कहते हैं इसको, ही बेनोर, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। T&V सिस्टम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित, ही एंड बेनोर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब, 1973 के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। स्वयं सहायता समूह का गठन एक उद्देश्य से हुआ। किस उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, मितव्ययी बनाने के लिए, आर्थिक साधनों को साधनों को बढ़ाने हेतु, लघु उद्योग को चलाने हेतु, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा D हो जाएगा, समूह के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर D वाला हो जाएगा, समूह के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए। यानी कि स्वयं सहायता समूह का गठन समुदाय के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने हेतु यह प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1992 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 1992 के अंदर शुरू किया गया। स्वयं सहायता समूह एक स्वैच्छिक गठन है जो कुछ मिलते जुलते लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। इस समूह को आसानी से कर्ज मुहैया कराया जाता है, ठीक है, आसानी से क्या कराते हैं, कर्ज मुहैया कराया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कह रहा है ग्राम विकास परियोजना की सफलता निर्भर किस पे करती है, ठीक है। ग्राम विकास की परियोजना जो होती है किस पर सफल निर्भर
करती है। कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर, लाभार्थियों की सहभागिता पर, कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क से, या अनुदान की मात्रा पर। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, लाभार्थियों की सहभागिता पर। इसका आंसर यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। ग्राम विकास परियोजना की सफलता मुख्यतः लाभार्थियों की सहभागिता पर ही निर्भर करती है। ये इसका मेन चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए क्या किया करते हैं? शक्ति का प्रयोग, दुर्बलता का प्रयोग, प्रभाव का, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी, शक्ति, दुर्बलता, प्रभाव, यानी कि तीनों का इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की तुलना में वीडियो फिल्म अधिक प्रभावी है। कारण है, रेडियो फिल्म में दोनों ज्ञानेंद्रियों सम्मिलित हैं, जबकि रेडियो में केवल एक। तो इसका सही बताना है, सही क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पीसीएस लेवल में पूछे गए हैं और बीएड एंट्रेंस में भी आते हैं मिलान के लिए। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री याद रखेंगे। श्रव्य सामग्री यानी कि जो हम सुन सकते हैं उसको श्रव्य सामग्री कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेप आदि, ये सब क्या है? श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। और दृश्य सामग्री यानी कि जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे फिल्म है, टेलीविज़न है, ड्रामा है, फिल्म, स्लाइड, ये सब दृश्य सामग्री का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनें। ठीक है, इसमें से उत्तर चुनना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, यानी कि चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि 1 और 4। 1 और 4 सही है। एक यहाँ है, IVLP 1995-96 में शुरू हुआ, ये एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये चौथा, IVLP 4000 कृषि परिवारों को सम्मिलित करती है। ठीक है, ये भी सही है। बाकी सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, प्रशिक्षण का कौन सा अंग नहीं है? इसमें से बताना है प्रशिक्षण का कौन सा अंग नहीं है। ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, परितोष। ठीक है, इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी वाला, पारितोष। बाकी सब सही है। ठीक है, ये गलत है। पारितोष प्रशिक्षण का अंग नहीं है। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति अथवा कार्यकर्ताओं अपने उपयुक्त विचार, क्रिया, कार्य क्षमता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति के द्वारा अपने वर्तमान भविष्य के कार्यों को ठीक ढंग से पूर्ण कर सके, उसको क्या कहते हैं? प्रशिक्षण की प्रक्रिया वह होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। डाप्स का तात्पर्य क्या है? पूछ रहा है डाप्स का तात्पर्य क्या है। चलिए देख लेते हैं डाप्स का तात्पर्य क्या होता है। यानी कि इसका आंसर सी होता है, कृषि विविधीकरण सहायतित परियोजना। ठीक है, कृषि विविधीकरण सहायतित परियोजना से संबंधित है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक है, डाप्स की स्थापना कब हुई थी? इसको कृषि विविधीकरण सहायक परियोजना कहते हैं और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसको आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 71 की। ये सूची है, इसको संकलित करना है, मिलाना है। कोट 1 को कोट 2 से मिलाना है। ठीक है, कोट 1 है, ये कार्यक्रम इधर दिए हुए, इधर वर्ष दिए हैं, यानी कि कौन सा कार्यक्रम किस वर्ष पारित किया गया, स्थापित किया गया। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं NARP, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये कब शुरू किया गया?
1998 में शुरू किया गया, यानी कि ये सही है। इसका एक्यूरेट समय जो होता है 1979 से लेके 1980 के बीच में शुरू किया गया, ठीक है, 98 तक इसको शुरू किया। उसके बाद बात करते हैं NATP, ये भी सही है। उसके बाद बात करते हैं IADP, यानी कि 1989 में शुरू किया गया था। JRY, इसको JRY को यानी कि जवाहर रोजगार योजना कहा जाता है। ये 1989 में शुरू किया गया था, ठीक है, 1988 में मान सकते हैं, यानी कि इसमें सब के सब सही माने गए हैं, सब सही है, कोड से मैच नहीं कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का आधारभूत कार्य नहीं है, ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा संचार का आधारभूत कार्य नहीं है। तो इसका प्रोत्साहन हो जाएगा, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। चने का कटुआ फसल को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, दिन में पहुंचाता है, रात में पहुंचाता है, दिन और रात दोनों में पहुंचाता है, उपरोक्त में से सभी में। यानी कि चने का जो कटुआ कीट है ये किस समय अधिकतर नुकसान पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि दिन और रात दोनों समय में यह नुकसान पहुंचाता है। नहीं, इसका गलत हो जाएगा, दिन और रात में नहीं नुकसान पहुंचाता है, ये मेन रूप से नुकसान पहुंचाता है रात के समय। दिन में क्या होता है, पत्तियों के नीचे ये छुपा रहता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एग्रोटिस वाइपिलोन, ठीक है, एग्रोटिस वाइपिलोन के नाम से जाना जाता है। ये लेपिडोप्टेरा फैमिली का मतलब कीट है। ये मुख्यतः चना है, आलू है, मटर है, गेहूं, तंबाकू आदि फसलों पर पाया जाता है। लेकिन दिन में ये भूमि के अंदर या दरारों में या पत्तियों के नीचे छुपा रहता है। रात जैसे ही होती है तो उन जगहों पर निकल कर रात को पत्तियों को खाता है, कुतरता है, काटता है और इसको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, ठीक है। चने का कटुआ कीट ये प्रमुख कीट है। उसके बाद बात करते हैं गुलाबी कीट। शत्रु है किसका? सरसों का, कपास का, चने का, भिंडी का। ये आप लोग जानते हैं गुलाबी कीट जो है मेन रूप से कपास का कीट है, ठीक है, कपास की गुलाबी सूंडी भी कह सकते हैं। इसे कपास की लाल सूंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैक्टिनोफोरा ग्रासिपिएला, ठीक है, पैक्टिनोफोरा ग्रासिपिएला इसका वैज्ञानिक नाम होता है और ये लेपिडोप्टेरा फैमिली के से संबंधित है। भारत के अतिरिक्त ये वर्मा, लंका, श्रीलंका जो है और मिस्र है, दक्षिण अफ्रीका है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ये पाया जाता है। भारत में यह कीट सर्वप्रथम बम्बई प्रांत में, ठीक है, मुंबई में सबसे पहले ये मुंबई में देखा गया। कब देखा गया? 1842 के अंतर्गत देखा गया, पाएगा। प्रौढ़ मादा मई के महीने में 125 अंडे देती है, ठीक है। इसकी जो प्रौढ़ मादा होती है, फीमेल होती है, मई के महीने में 125 अंडे देती है। कितनी अंडे देती है? 125 अंडे देती है। अंडे से निकलने के बाद सूंडी जो होती है सफ़ेद या काले रंग की होती है और बाद में ये धीरे धीरे गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है। कौन से कीटों को फेरोमोन ट्रैप जो होता है आकर्षित करना है? नर स्लव को, मादा स्लव को, गिडार को या मादा गम्प्स को, ठीक है। इसमें से बताना है किसको आकर्षित करता है, तो नर स्लव को ये आकर्षित करता है, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। फेरोमोन एक प्रकार का एक्टो हार्मोन्स होता है। क्या होता है? एक्टो हार्मोन्स होता है जो मुख्यतः मादा कीट यानी कि नर कीट को, मादा कीट और नर कीट को आकर्षित करता है। इसका प्रयोग करके हम नर जो कीट होते हैं उनकी संख्या को कम कर देते हैं, इसलिए इसका प्रयोग में लाया जाता है फेरोमोन ट्रैप का। तो आप याद रखेंगे नर स्लव को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये आकर्षित कर लेता है, हार्मोन्स होता है, अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा बायो कीटनाशी नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा बायो कीटनाशी नहीं है। बायोनिन हो गया, बायोलेप हो गया, डिपेल हो गया, कार्बेरिल हो गया, ठीक है। इसमें से जो सही आंसर है यानी कि डी वाला हमारा सही हो जाएगा। कार्बेरिल क्या है? ये बायो कीटनाशी नहीं है।
कार्बरिल को क्या कहते हैं, सेविन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेविन भी कहा जाता है कार्बरिल को। यह एक कार्बामेट्स कीटनाशी है। किस प्रकार का कीटनाशी है, कार्बामेट्स, ये आप याद रखेंगे, कार्बामेट्स इस प्रकार का कीटनाशी है। कौन सा, कार्बरिल। ठीक है, यह रमेदार सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जो 142 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पिघल जाता है, और यह पानी में बहुत कम विलय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलयन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान दे, सुमेलित है या नहीं है, इसको ध्यान से आप पढ़ लिया करिए। एक तरफ लिखा है फसल का नाम, दूसरी तरफ लिखा है रोग का नाम। धान में कौन सा रोग लगता है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें देखिए धान में जो लगता है गेरुई, भूरा धब्बा, ये धान के अंदर लगता है। ठीक है, सरसों के अंदर सफ़ेद गेरुई, ये भी लगती है। गेहूं के अंदर लाल गेरुई नहीं, देखिए यहाँ गलत है, गेहूं के अंदर लाल गेरुई नहीं लगती है। गेहूं के अंदर कौन कौन से भूरे, पीले और काले रंग के लगते हैं। कौन कौन से, भूरे और पीले और ये लगते हैं काले रंग के। ठीक है, 3 प्रकार की गेरुई लगती हैं जिसको, और मूंगफली में जो है टिक्का रोग। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी, काले, पीले और भूरे रंग की गेरुई लगती है। लाल गेरुई इसके अंदर, गेहूं के अंदर नहीं लगती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 में देख लेते हैं क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा कह रहा है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से एक बीमारी ओमाइसीटीज वर्ग का कवक द्वारा नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला सही है, गेहूं का चूर्णी असीता रोग, जिसको पाउडर मिल्ड्यू ऑफ वीट कहा जाता है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। यदि 1 लीटर 20% के एंडोसल्फान में 100 लीटर पानी मिलाया जाए तो घोल की सांद्रता होगी। तो किस प्रकार की सांद्रता बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0.002% हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बामेट कीटनाशी है। ठीक है, ये हो जाएगा एल्डी कार्ब, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, एल्डी कार्ब। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बामेट कीटनाशी नहीं है, तो एल्डी कार्ब ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ये वाला सही होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। प्रक्षेत्र में एक दिशा को उर्वरकता या ग्रेडिएंट होने पर प्रयोग के लिए उपयुक्त डिजाइन है। ठीक है, LSD, CRD, RBD और SPD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि LSD, ये आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा कह रहा है कि फसल है और सूची है, दोनों को मतलब मिलान करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला 1 2 3 4, यानी कि आलू में काला विगलन लगता है, आम का भूरा विगलन लगता है, फूलगोभी में कृष्णांत होता है, गाजर में कोयली रोग। किस प्रकार के होते हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ जो होगा आम का जो होता है, आम का हो जाएगा कोयली रोग। ठीक है, आम का कोयली रोग हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गाजर का। गाजर का जो हो जाएगा ये भूरा विगलन। ठीक है, भूरा विगलन हो जाएगा गाजर का। आलू का हो जाएगा काला विगलन लगता है, ये फूलगोभी में कृष्णकांत ये होता ही है, कृष्णांत ये हो जाएगा इसमें सी, यानी कि ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं मिल रहा है। तो गाजर का आप याद रखेंगे, तो भूरा विगलन गाजर का होता है, आलू का कोयली रोग हो जाएगा, फूलगोभी का कृष्णांत हो जाएगा और आलू का काला विगलन हो जाएगा। तो इतना आप याद रखेंगे। आलू का जो
ब्लैक हार्ट जिसको कृष्णांत रोग कहते हैं, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आम का जो कोयली रोग है अभी इसमें दिया है, तो वो होता है SO2 की अधिकता के कारण या बोरान की कमी के कारण आम में कोयली रोग हो जाता है, जिसको ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं फूलगोभी में काला विगलन जो लगता है, जेंथोमेनास कॉम्पेटेस्टिस की कमी के कारण लगता है। गाजर में भूरा विगलन रोग लग जाता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा कह रहा है कि अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। इसमें क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन कीटनाशी रसायन असवारगी, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है, ए सत्य है, आर असत्य है, यानी कि गलत हो जाएगा। तो ये वाला सही है, ये जो हमारा आंसर है आर गलत हो जाएगा। उसके बाद डाई एल, उसके बाद बात करते हैं डाइपेल, यानी कि BL होता है। BL क्या होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि बेसिलस थुरिजेंसिस हो जाएगा, ठीक है। बेसिलस थुरिजेंसिस को डाइपेल यानी कि BL के नाम से जाना जाता है। इसको डलमेज ने, कौन, DU डलमेज 1970 में खोजा था, ठीक है। 1970 में इसको खोजा गया। यह बायोलॉजिकल कीटनाशी है एक प्रकार का, और लेपिडोप्टेरा लार्वा के जितने भी कीट आते हैं उनको ये नष्ट कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, इधर सूची 2 है, यह फसल की बीमारी है और नियंत्रण के उपाय है। गेहूं का कंडुआ रोग गर्म उपचार करते हैं, और मटर की डाउनी मिल्ड्यू रोग सफाई व फसल चक्र अपनाते हैं। आलू का लेट ब्लाइट जिंक सल्फेट और चूने का छिड़काव करते हैं। धान का खैरा रोग डाइथेनियम 45 मिलाते हैं। तो इसमें से सही कोड का प्रयोग करना है, तो इसका सही चुनाव हो जाएगा, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा, बी आंसर, यानी कि 1 2 4 3, ठीक है। यानी कि 1 2 4 3 आप देख सकते हैं। एक का एक साथ गर्म उपचार करते हैं, मटर का 2 के साथ रहेगा, ठीक है। तीसरे का चौथे के साथ रहेगा इसका। धान का खैरा ZN, धान का खैरा रोग ZN सल्फेट और चूने का छिड़काव करते हैं। आलू का लेट ब्लाइट लगता है तो डाइथेनियम 45 का छिड़काव करते हैं। मटर का डाउनी मिल्ड्यू लगता है तो सफाई व फसल चक्र अपनाते हैं। गेहूं का कंडुआ रोग लगता है तो गर्म उपचार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो यानी कि इसमें से दोनों सही है, यानी कि तीसरा और दूसरा ये दोनों सही माने। 1995 फफूंदनाशियों की खपत कम हुई थी, ठीक है। 1995 तृणनाशियों यानी कि खरपतवार वीडीसाइड का प्रयोग खपत बढ़ गई थी, ये ठीक है। दोनों आंसर यानी कि 3 और 4 यानी कि सही माने गए। इसमें ऑप्शन कौन सा मिलेगा, इसमें सी वाला, यानी कि 3 और 4, ये सी वाला हमारा कोड सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट बहुभक्षी है। इसमें से बताना है कौन सा कीट बहुभक्षी प्रकृति का होता है। तो बहुभक्षी जो कीट होता है, यानी कि चना का फलीभेदक, ठीक है। चने का फलीभेदक जो होता है, डी वाला ऑप्शन, ये किस प्रकार का कीट है, बहुभक्षी है, ठीक है। इसको हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा कहा जाता है, ठीक है। हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह चने के अलावा मटर है, कपास है, अरहर है, टमाटर है, तम्बाकू है आदि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसकी जो सूंडियाँ होती हैं काफ़ी घातक होती हैं। ये मुलायम तने से लेके उसकी टहनियों पत्तियों किसी को नहीं छोड़ता, सभी को खा जाता है। इसको इसीलिए उसको कहा जाता है बहुभक्षी कीट कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, लेप्टोकोराइजा वेरिका रीनस का आम नाम है, ठीक है। इसका नाम बताना है क्या है, ठीक है। इसका नाम बताना है लेप्टोकोराइजा वेरिका नीरस का आम नाम क्या है। मीलीबग है, गंदी बग है, फ्रूट फ्लाई है, हॉपर है, जिसको ग्रास हॉपर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो नाम है फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दे दिए हैं, लेप्टोकोराइजा और वेरिका नीरस, ठीक है। ये फ्रूट फ्लाई को कहते हैं, जो कि फलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन, रोग है इधर कारक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि पत्ता गोभी का काला विगलन, ये इसमें नहीं लगता है, ये गलत है। उसके बाद मिर्च में आर्द्र विगलन राइजोक्टोनिया स्पीसीज के द्वारा होता है, ठीक है, ये सही है। मटर में चूर्णी असिता एरिसाइफी पॉलीगोनाई के द्वारा होता है, ठीक है। और टमाटर में मूल ग्रंथि नेमाटोड जो होता है मिलेडोगाइन स्पीसीज द्वारा होता है, यानी कि ये भी सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। गेहूं और जौ में मोलिया बीमारी फैलने वाले शिष्ट सूत्रकृमि का नाम बताना है, ठीक है। कौन सा सूत्रकृमि हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, हेट्रोडेरा ओवेनी। गेहूं और जौ में मोलिया बीमारी फैलने वाले शिष्ट जिसको पोटी कहते हैं, सूत्रकृमि का नाम है हेट्रोडेरा ओवेनी है, ठीक है। यह कृमि गेहूं जौ के अलावा राई जई को भी क्षति पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, कार्बोफ्यूरॉन लेते हैं 3 ग्राम का, 3 ग्राम या ग्रेनुलेन लेते हैं 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, भुरकाव कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो कीट है नियंत्रण में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। फास्फेट युक्त खनिज है, फास्फेट युक्त खनिज बताना है, डोलोमाइट है, एपेटाइट है, मार्बल है या पायराइड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एपेटाइट, यानी कि बी वाला, ये सही आंसर हो जाएगा। एपेटाइट क्रिस्टलीय फास्फेट कैल्शियम फास्फेट है, जिसमें चूने का फ्लोराइड और क्लोराइड होता है। यह गहरे बादामी रंग का खनिज होता है, आग्नेय चट्टानों के अल्प मात्रा में पाया जाता है। यह मृदा में फास्फोरस का मुख्य स्रोत माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। तो मृत्तिका यानी कि क्ले का व्यास पूछता है, मृत्तिका क्ले का व्यास कितना होता है, 0.002 mm से कम, 0.002 mm से अधिक, 2 या 0.2 mm के बीच, 0.2 या 0.2 mm के बीच हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला 0.002 mm से कम होता है क्ले कणों का व्यास। अगर ही बालू पूछता, बालू का मोटी बालू का तो 2 से लेके 1 mm के बीच होता है। अगर सिल्ट का पूछता तो 0.05 से लेके 0.002 होता है। तो यहाँ क्ले का पूछा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किस मृदा कण की मृदाओं में कोई डायनोमोसिस्ट हेरोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीसोल के अंदर, यानी कि बी आंसर इसका सही है। एंटीसोल 6वां स्थान है, ठीक है। इसका आधार के रूप में इसका 6वां स्थान होता है एंटीसोल का। उसके बाद बात करते हैं 94 का। अत्यधिक स्थिर संरचना वाली मृदाओं में प्रधानता में पाए जाने वाला मृत्तिका का खनिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलियोनाइट, ठीक है। ए वाला कैलियोनाइट इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कोलाइडल कणों का आकार होता है। इसमें देखिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाइडल कणों का आकार पूछा है, कितना होता है। तो कोलाइडल कणों का आकार यानी कि ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁴ × 60 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं 96 क्वेश्चन का। किसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है ना, इसमें से बताना किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है सबसे अधिक होती है। बालू की होती है, सिल्ट की होती है, मृत्तिका की, ह्यूमस की, ठीक है। इसमें से बताना है किसका अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमस, यानी कि डी वाला एकदम सही है, क्योंकि इसका कितना होता है 0.40 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है। इतनी उष्मा के नाते ये इसकी उष्मा सबसे अधिक होती है। सबसे कम पूछता तो सबसे कम हो जाता इसमें क्वार्टज का कितना होता है 0.19 होता है, ठीक है, विशिष्ट उष्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97। लेटराइजेशन में भूमि की ऊपरी सतह पर किसका
संग्रह होता है, ठीक है। तो इसमें होता है यानी कि फेरस और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, यानी ये वाला एकदम सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। 65% से अधिक सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा चट्टान के गुण होता है, ठीक है। ऐसी चट्टान को क्या कहते हैं? अल्काइन होता है, या एसिडिक होती है, या उदासीन होती है, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा सही है, यानी कि इसमें हो जाएगा सी वाला सही होगा। अम्लीय चट्टानें होंगी, इस प्रकार की कैसी चट्टानें होंगी? अम्लीय प्रकृति की होंगी। 65% से अधिक सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा वाली चट्टान को क्या कहते हैं? अम्लीय प्रकृति की चट्टान कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं 99 की। इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा जाता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? भूमि का तापमान, हवा का तापमान, फसल की अंदर की तापमान और पानी का तापमान। क्या मापते हैं भाई? इसमें देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, फसल के अंदर का तापमान किससे मापते हैं? इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा जाता है। अगर बात करते हैं एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं, ठीक है। तापमापी, दिन की अवधि, ये सब उसी से। टेंसियोमीटर से पौधे में या उसकी मृदा में नमी की मात्रा को नापा जाता, किससे? टेंसियोमीटर से मापा जाता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। ऊपरी लागत का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपरी लागत का दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं नियत लागत, ठीक है। क्या कहते हैं? नियत लागत कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। 101 नंबर को भारतीय रिजर्व बैंक है। यह एक व्यावसायिक बैंक है। किस प्रकार की बैंक है? एक प्रकार की व्यावसायिक बैंक है, यानी कि डी वाला आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है तथा सरकार की अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। वित्तीय तथा अन्य आर्थिक मामले का सरकार केंद्र बैंकों का परामर्श करती है। यह बैंक अन्य बैंकों के मित्र भी है, ठीक है। यह देश की साख और मुद्रा का चालक होता है। 1 अप्रैल 1935 में देश के केंद्रीय बैंकों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अपना कार्य प्रारंभ किया। कब अपना कार्य प्रारंभ किया था? 1 अप्रैल 1935 में ये अपना कार्य प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 102 की। उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, न्यूनतम लागत के जोड़ का सिद्धांत, यानी कि डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार नहीं है? इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार नहीं है। बहुत बार एग्जाम में पूछा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण बाजार, प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार, थोक बाजार, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण बाजार, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। एक बाजार को उस समय पूर्ण कहा जाता है जबकि उसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। बाजार का पूर्ण ज्ञान, उत्पादन क्षमता और पूर्ण प्रयोग, कीमत, एक लेवल मात्रा पर समायोजन, स्वतंत्रता, प्रवेश, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, पूर्ण बाजार कहते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है सही सुमेलित नहीं है। व्यवसाय, थोक बाजार को कहते हैं। संचालन, काला बाजार, क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्रय विक्रय, शेयर बाजार। ये गलत है, यानी कि इसमें ये डी वाला हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। व्यवसाय का थोक बाजार हो जाएगा, संचालन का काला बाजार, क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यानी कि ये सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। 105 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए वाला है, जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है। आर, किसी एक अथवा अन्य उपकरणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तु अधिक समय तक भंडारित नहीं हो सकती, यानी कि ए वाला सही है। ए सत्य है, आर असत्य है, ठीक है। जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है, ए सही है और आर गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के साधन के रूप में पूंजी का मुख्य लक्षण नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि परिवर्तित लागत, ठीक है। परिवर्तित लागत
ये मुख्य लक्षण का नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 107 नंबर, पूर्णतः लोचदार मांग दर्शाई जाती है। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग दर्शाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी समतल रेखा द्वारा, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की, किसी वस्तु का वर्टिकल मांग वक्र दर्शाता है कि मांग अत्यधिक लोचदार है, पूर्णतः अलोचदार है, इकाई लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला, पूर्णतः अलोचदार है, अलोचदार कह सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। 109 कह रहा है कृषि प्रकार आधारित है। कृषि प्रकार आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका आंसर यही हो जाएगा सही, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। ठीक है, तुलनात्मक लाभ के आधार पर कृषि प्रकार आधारित होती है, ये आप रखेंगे याद। कृषि प्रकार आधारित होती किस पे? तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य स्थिरीकरण का ध्येय नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, कृषि एवं उद्योग के संतुलन। इसमें से पूछा है ध्येय नहीं है। जो मूल्य स्थिरीकरण के ध्येय होते हैं उसमें से मांग और पूर्ति के संतुलन स्थापित करना होता है, किसानों के हितों में सुरक्षा, किसानों को उचित प्रतिफल दिलाना, वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कार्यों को प्रोत्साहन और जमाखोरी, ये सब जितने होते हैं ये मूल्य स्थिरीकरण के ध्येय होते हैं। लेकिन इसमें दिया कृषि या उद्योग का संतुलन ये नहीं होता है, ये इसमें ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित में से एक मुख्य आधार है। ठीक है, मुख्य आधार कौन सा हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, यानी कि खेत की लागत, डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, निम्नलिखित में से कौन क्लाइमेट्रिक फल है? क्लाइमेट्रिक फल बताना है कौन सा, यानी कि तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है उसको कहते हैं क्लाइमेट्रिक फल। तो अनानास है, लीची है, अनार है और सेब है। तो इसमें क्लाइमेट्रिक जो फल है वो हो जाएगा हमारा सेब, है ना। क्लाइमेट्रिक फल सेब, पपीता, आम, अमरूद, कटहल, चीकू, अंजीर इत्यादि, ये जितने भी फल होते हैं क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक में वो फल आते हैं जिनको तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता है, जैसे नींबू वर्गीय फल जितने होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। उसके बाद अनार आता है, ये भी नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। अंगूर होता है, ये भी नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। अनानास और लीची ये भी नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, यानी कि फूल गोभी में ब्रोंजिंग रोग का निदान किया जाता है। किससे निदान करते हैं फूल गोभी में ब्रोंजिंग का? बोरिक एसिड से। ठीक है, किससे निदान करते हैं? बोरिक एसिड से। फूल गोभी में ब्रोंजिंग रोग का निदान करते हैं बोरिक एसिड से, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ब्रोंजिंग बोरान की कमी के कारण होता है, जानते हैं। बटनिंग होता है, नत्रजन की कमी के कारण हो जाता है, और वेब टेल हो जाता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण, और सिकनेस होता है देर से कटाई करने के बाद, ये रिक्टनेस हो जाता है इसमें। उसके बाद बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की, आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम ये होता है प्रूनस डोमेस्टिकस। क्या नाम होता है आलू बुखारा का? प्रूनस डोमेस्टिकस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। सेब का मेलस फूमिला होता है, आम का मेंजिफेरा इंडिका होता है, पपीता कैरिका पपाया होता है, केले का मूसा पेरेडिसिएका होता है, अनास का अनानास कोमोसस होता है। ये सब बातें आप याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की, किन्नों का मूलत क्या है? यानी कि किन्नों का जो मूलत है किससे, मतलब किन्नों की प्रजाति तैयार हुई है, ये टैंजरीन से हुई है, टेंजोर से हुई है, मैंडरीन से हुई है या सिट्रेस से हुई है? तो ये जो हुई है किससे हुई है? मैंडरीन से। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला सही। ठीक है, और इसका जो किंग और विलो लीफ इनके बीच में क्रॉस करके 1935 के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर इसको तैयार किया गया था। किसको? किन्नों को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की, ब्लैक हार्ट। ठीक है, अभी बताए थे आलू के अंदर एक ब्लैक हार्ट बीमारी लगती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, टमाटर का है, मिर्च का, आलू का है या पात गोभी का है, तो ये आलू के अंदर लगता है ब्लैक हार्ट जो होता है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। हरभजन एक प्रमुख प्रजाति है, ठीक है। हरभजन एक किसकी प्रजाति है? तो ये हरभजन है भिंडी की, ठीक है, भिंडी की प्रमुख प्रजाति है। इसके अलावा भिंडी की हरभजन वर्षा है, सुप्रिया है, अर्का, अभय, पूसा, सावनी, आज़ाद, क्रांति, ये सब भिंडी की प्रजाति के हैं। उसके बाद बैगन की अर्का, केशव, हिसार, जामुनी, पंजाब, सदाबहार, पूसा, भैरव, पूसा, शंकर 5, वैशाली, ये सब बैगन की किस्में होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। एक 5 सदस्यीय परिवार के लिए प्रतिदिन कितनी ताज़ी सब्जी की आवश्यकता होती है? ठीक है, 5 सदस्यीय एक परिवार है, उसको प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है, वो भी ताज़ी, ठीक है। तो इसमें सी वाला जो है आंसर एकदम सही हो जाएगा, 1.5 किलोग्राम, ठीक है। एक व्यक्ति को ताज़ी सब्जी की कितनी आवश्यकता होती है? 300 ग्राम। तो 5 व्यक्तियों की आवश्यकता हो जाएगी 5 यानी कि 1 किलो 500 ग्राम ताज़ी सब्जियों की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की प्रचुर स्रोत सब्जी बताना है। कौन सी सब्जी के अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो टमाटर के अंदर, पात गोभी के अंदर, चुकंदर के अंदर, शिमला मिर्च के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा शिमला मिर्च के अंदर होती है। और टमाटर की बात करें तो टमाटर के अंदर 31 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, पात गोभी की 124 पाई जाती है, मिर्च के अंदर 112 पाई जाती है, और शिमला मिर्च के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 2 प्रकार की शिमला मिर्च होती है, एक पीली शिमला मिर्च होती है 183। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 120वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमकेलित नहीं? इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। टमाटर में पौध आर्द गलन लगता है, ज्वार में स्मट लगता है, आलू में स्कब लगता है, मूंगफली में ब्लास्ट लगता है, ठीक है। इसका सही जो हो जाएगा डी वाला, यानी कि मूंगफली के अंदर टिक्का लगता है, ब्लास्ट कभी नहीं लगता है। बाकी सब में टमाटर में आर्द गलन लगता है, स्मट ज्वार में लगता है, स्केब जो होता है ये आलू के अंदर लगता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना बनाते रहते हैं और आप लोगों के बीच लाएंगे। और जितने भी बच्चे बीएड की या यूपी पीएससी की, एग्रीकल्चर पीसीएस की, मेंस की, प्री की या एएफओ की, डबलईओ की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब क्वेश्चनों को आप लोग अगर हल करके जा रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि हमेशा इसी से रिलेटिव इसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। आज के टॉपिक के लिए आप लोगों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।